गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो है पहला वीडियो आप देख चुके होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाकी जो है ये एकदम इजी हो जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है उसी की कड़ी को पूरा करने में। तो स्टूडेंट्स, जब आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो अब इस वीडियो के लिए भी तैयार हो जाइए। बाकी जो पार्ट्स बचा हुआ है इस चैप्टर का उसको भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वॉल सेल, उसके बीच में जो है जेली लाइक लिक्विड होता है, वहीं पर शेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। हमने कहा था, आपने देखा होगा फिगर में जो है ना कुछ इस प्रकार का जो है, मान लिया जाए क्या कह सकते हैं, ह्यूमन सेल को ही लें या एनिमल सेल को ही लें तो आपने देखा था न्यूक्लियस है और ये शेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर बहुत सारा जो है ये आपने देखा था, बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर आपने देखा था। तो उन पार्ट्स के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। इस टाइप का बहुत सारे अंदर में जो है सेल ऑर्गेनल्स जो है आपने देखा है। मेनली यहाँ पर जो है देयर आर 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनल अवेलेबल इन एनी शेल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? यह भी एक पार्ट है, ऑर्गेनल है, ठीक है। लगभग इसी प्रकार का होता है। इसका जो है आप फिगर देख लेंगे तो होता क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अगल बगल में जो ये है कमरा नुमा जो है इस प्रकार का लेयर बना हुआ होता है। तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह क्या होता है, इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह निर्माण करता है। क्या क्या निर्माण करता है? मेनली जो है यहाँ 2 प्रकार के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। एक रफ होता है, रफ यानी खुरदरा, और दूसरा होता है स्मूथ यानी चिकना। तो ये जो है रफ वाला जो है प्रोटीन को जो है निर्माण करता है और स्मूथ वाला जो है फैट्स का, ठीक है। और इतने ही नहीं, ये जो नया सेल जो बनता है ना, नए सेल फॉर्म करने में यह काफी अहम भूमिका निभाता है। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको जो है ER द्वारा और स्मूथ वाले को SER द्वारा इंडिकेट करते हैं। मेनली आपको याद रखना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यानी फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्यों? ये प्रोडक्ट कर रहा है ना, यहाँ प्रोटीन देख रहे हैं, यहाँ फैट्स देख रहे हैं, और हम क्या कहें कि न्यू सेल जो बनता है, फॉर्म करता है, उसमें भी इसकी भूमिका होती है। तो ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा है गोल्जी एपार्टस। ये गोल्जी एपार्टस क्या होता है? इसको पेकर एंड ट्रांसपोर्टर भी बोला जाता है। पेकर का मतलब क्या? पैकेजिंग करने वाला। जैसे आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल हमारे बॉडी में बनता है वो इसको क्या करता है? पैकेटिंग करता है। जैसे फैक्ट्री में कोई भी, जैसे नमक है या यूं बोल सकते हैं वॉशिंग पाउडर वगैरह है, कुरकुरे वगैरह है, इसका पैकेटिंग होता है ना, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग पैकेट बनाना। तो वो पैकेटिंग का काम करता है कौन? गोल्जी एपार्टस। खाली पैकेजिंग ही नहीं, यह एक जगह से दूसरे जगह भेजने का भी काम करता है, ठीक है। बाय ब्लड, चाहे वॉल सेल से जो है शेल मेम्ब्रेन से जो है एक भाग से दूसरे भाग, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मटेरियल को ले जाने से पहले वो पैकेजिंग करता है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। इसके अतिरिक्त यह काम करता है
कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो है कॉम्प्लेक्स शुगर जो है यूजफुल नहीं है, उसको पहले सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। यह काम भी करता है कौन? गोल्गी एपार्टस। उसके बाद आता है लाइसोसोम। इसको सुसाइड बेग या फिर गार्बेज बेग भी कहते हैं। सुसाइड नोट क्यों? देखिए यह क्या है, यह भी एक प्रकार का पैकेटिंग किया हुआ मटेरियल होता है। इस प्रकार का पैकेट होता है, इसके अंदर हाई डाइजेस्टिंग कैपेसिटी वाला जो लिक्विड भरा हुआ होता है। यह क्या करता है? डाइजेस्ट में सुविधा कराता है, डाइजेस्ट कराने में आसान कराता है। यानी हाई डाइजेस्टिंग कैपेसिटी वाला लिक्विड होता है इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। तो होता क्या है कि जो मटेरियल हटाना है या सड़ाना है या फिर डेड जो सेल्स है उसको वहां से गलाना है, तो उस समय क्या होता है, लाइसोसोम इस लिक्विड के द्वारा अपने में उसको अंदर ले लेता है। ठीक है, एक बेग नुमा है, इसमें ये बेग है, यहाँ पर लिखे भी है बेग, सुसाइड बेग। ये एक बेग है जिसके अंदर क्या होता है, हाई डाइजेस्टिंग कैपेसिटी वाला जो लिक्विड है। अब किसी को मान लिया जाए एक सेल का ही, डेड सेल को जो है वहां से हटाना है, खत्म करना है, तो ये अपने में भर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, यानी गला देता है। ठीक है, और या फिर इसको क्या कहते हैं, गार्बेज बैग भी बोला जाता है, यानी जितना प्रकार का कचरा है उसको अपने में भर लेता है, इसलिए इसको गार्बेज बैग भी कहा जाता है। डिस्ट्रॉय करता है किसको? कचरे को, फालतू पदार्थों को। तो होता क्या है, अब ये तो अच्छा काम कर रहा है, फिर हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं यदि किसी कारणवश सिस्टम खराब हो गया और ये बैग फटता है, लाइसोसोम फट जाता है, तो फटता क्या है, फटने के बाद क्या होगा आप जानते हैं, हाई डाइजेस्टिंग कैपेसिटी वाला जो है इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यह जब फटकर बाहर निकलता है तो आसपास के जो सेल्स होते हैं उसको भी डेड कर देते हैं, अपने सेल को ही ब्रस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो वो तब होता है, ऐसे सुसाइड नहीं करेगा, विशेष सिचुएशन, सिस्टम खराब हो जाता है किसी कारणवश तो होता है। उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है पावर हाउस। पावर हाउस आप जानते हैं, हम जो बिजली पाते हैं या जो भी पावर हम यूज करते हैं वो हमको कहां से मिलता है? पावर हाउस से, बिजली घर से। तो उसी प्रकार इसको माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस कहा जाता है। बिना एनर्जी का हमारा जीवन एक दिन नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी भी बिना एनर्जी का चलेगा क्या? हम जो अभी वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, हम जो इनहेल कर रहे हैं वायु, हवा को, एयर को, फिर उसको आउट कर रहे हैं, तो ये दोनों जो फंक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बनाने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर ही ये काम करता है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में ऊर्जा देता है? जैसे बिजली घर जो है हमें बिजली के रूप में देता है, तो ठीक उसी प्रकार इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ऊर्जा के फॉर्म में ये देता है, और हमारे बॉडी के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए यह एनर्जी जो है काम आता है। अगला है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड दरअसल ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं मिलता। ठीक है, अब ये जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो है कलरफुल होता है। अब यदि इसमें क्लोरोप्लास्ट हो जिसकी वजह से हरा दिखता है, यानी ग्रीन पिगमेंट उसमें है, क्लोरोफिल का पिगमेंट है, तो वो कैसा दिखेगा? ग्रीन दिखेगा, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही या इसी में जो है फोटोसिंथेसिस जो है वर्क होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है
कि बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, ग्लूकोज वगैरह फॉर्म करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। और पेड़ पौधों के लिए जो है, प्लांट्स के लिए जो मटेरियल्स चाहिए उसको बॉडी फॉर्म करने के लिए या वर्क करने के लिए, वो जो है फोटोसिंथेसिस से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको प्लेस्टिड को जो है किचन भी बोला जाता है। किचन यानी खाना बनाने वाला जगह, यानी प्लेस्टिड में ही एक फोटोसिंथेसिस वर्क होता है, इसलिए आप इसको किचन भी बोल सकते हैं, या खाना पकाने वाला ग्रिल। और उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में भी हम बतलाए थे, बीच में खाली जगह होता है, जैसे खास करके तो प्लांट वाला में ज्यादा जगह होता है। प्लांट सेल यदि रहता है, प्लांट सेल में यहाँ पर ये रहता है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और इस प्रकार की बड़ा सा वैक्यूल रहता है, खाली जगह होता है। ये वैक्यूल का क्या वर्क है, तो इसको स्टोर रूम कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स को जो है वहां स्टोर रखा जा सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो हम लोगों ने जाना। थोड़ा सा और जानना है, जो बात आपके सिलेबस में है वो है शेल डिवीजन, उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट वीडियो देन सेकंड वीडियो देखने के बाद आपका जो है यह चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। शेल डिवीजन है क्या, ये कैसे होता है। अभी जो हम लोग कहे ना कि एक सेल जो है और वही जो है नंबर बढ़ा के जो है बॉडी बनाता है, तो हम लोग शेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। शेल डिवीजन, शेल डिवीजन, ये शेल डिवीजन मेनली कैसा होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। शेल डिवीजन, और शेल डिवीजन जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस यानी हम लोग इसको बात करेंगे, अभी डिटेल इस पे जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको बात करेंगे कि ये है क्या, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस पर अभी चर्चा करेंगे। ये जो फिगर हम बना रहे हैं इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है इसको भी हम लोग देख ले। पहले तो सेल डिवीजन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं शेल डिवीजन। शेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है। जैसे एक बड़ा सा सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें जो है ये डीएनए है। सबसे पहले जब सेल डिवीजन होता है, सेलों की संख्या इंक्रीज करता है, तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है कैसे, इसको देखिए, देखिए यहां जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इस तरह पहले कट जाता है, बीच में ये पतला होता है। ये जो गोल वाला न्यूक्लियस है पहले लंबा हो जाता है, दोनों साइड बीच में पतला हो जाता है, और धीरे धीरे कटकर फिर ये दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है सेल डिवीजन। क्या होता है, क्या इसमें जो है सेल का जो क्रोमोसोम्स है पहले वो दो भागों में बंट जाता है, बीच में पतला हो जाता है, धीरे धीरे ये इतना पतला हो जाता है कि कट जाता है, और फिर दो न्यू सेल का जो है निर्माण हो जाता है। अब ये जो सेल डिवीजन है मेनली टू टाइप होता है। एक को कहते हैं माइटोसिस और दूसरों को कहते हैं क्या, मियोसिस।
माइटोसिस में क्या होता है कि पहला जो सेल है वो डिवाइड होने के बाद 2n का 2n ही रहेगा, ठीक है, और फिर यह डिवाइड होगा तो इसमें भी 2n का 2n ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मियोसिस में ये 2n तो था, 2n था, अब ये जब बटने के बाद क्या हो गया, n, जब ये बड़ा होकर फिर नया फॉर्म करता है तो 2n बनेगा, 2n बनने के बाद फिर ये n और n कन्वर्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेल स्पर्म और ओवम फीमेल स्पर्म में होता क्या है कि जैसे जनरली जो है सेल में जो है टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, जनरली सेल में जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो है 46 डीएनए होते हैं। लेकिन ये जो है मेल स्पर्म और ओवम यानी फीमेल स्पर्म में जो है 23 डीएनए होते हैं। अब ये दोनों जब प्रोडक्ट बनता है तो इसका 23 और इसका 23 कुल मिलाकर हो जाता है 46। इस तरह से जो है क्या कह सकते हैं, नया सेल बनता है, अगला पीढ़ी का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट सेल डिवीजन भी आपने जाना, मैं वीडियो ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए इसकी गहराई पे हम नहीं जा गए और इसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको क्लास 10 में जानने हैं। चूंकि ये क्लास 9 का था, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम क्लास को लिए। तो अब हम आशा कर सकते हैं कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और यदि नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर जो है नॉलेज दूं, आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मैं हमेशा कामना करता हूं, करता था, करता रहूंगा। थैंक यू, गुड।